अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप से सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू इंडियन सिलेबस फोर्थ चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, केमिकल इक्वेशंस और केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, इस टॉपिक को हम लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, बेसिकली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा हम लोग इसमें देखेंगे केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, कहाँ पे इसको लिखा जाता है और किस तरह से केमिकल रिएक्शंस के लिए आप केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं इंपॉर्टेंस है केमिकल इक्वेशंस की, कि केमिकल इक्वेशंस को कहाँ पे लिखा जाता है या किस चीज़ के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या चीज़ जाहिर करने के लिए इसको लिखा जाता है। कहते हैं कीमियादान की कोशिशों का बुनियादी महवर केमिकल रिएक्शंस को समझना, इस पर कंट्रोल करना था। कहते हैं जब वो केमिस्ट्री हमारे पास कह लें इसमें एडवांसमेंट हुई, तो जो केमिस्ट से जो कीमियादान थे उनकी ये कोशिश थी कि अगर कहीं पे रिएक्शन हो रहे हैं तो बेसिकली रिएक्शन हो किस तरह से रहे हैं और इनको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। उनकी ये जो मेन फोकस है इन दो चीज़ों के ऊपर था कि अगर कहीं कोई रिएक्शन हो रहा है दो चीज़ों के दरमियान, तो वो हो किस तरह से रहा है, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। कहते हैं इन मकासद को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास केमिकल तब्दीली जाहिर करने का एक जामिया तरीका मौजूद हो। कहते हैं अगर मुझे इन सारी चीज़ों को समझना है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो किस तरह से रहा है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कहते हैं उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि मैं जाहिर कर सकूँ अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो कौन सा रहा है, और अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके रिजल्ट में क्या तब्दीली हमें नज़र आ रही है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कहते हैं ज़रूरी ये चीज़ आई कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको जाहिर किस तरह से कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कहते हैं खुशकिस्मती से कीमियादानों ने सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से केमिकल तब्दीलियां जाहिर करने का एक आसान तरीका केमिकल इक्वेशन की शक्ल में निकाला। कहते हैं इसका सोल्यूशन क्या निकाला केमिस्ट या कीमियादानों ने, उन्होंने सिंबल्स और फार्मूले की मदद से केमिकल इक्वेशंस के जरिए रिएक्शंस को जाहिर करना शुरू किया, केमिकल तब्दीली को जाहिर करना शुरू किया। तो उन्होंने एक क्वेश्चन की फॉर्म में उन्होंने शो किया कि अच्छा रिएक्शंस ये चीज़ें इन दो चीज़ों के दरमियान हो रहे हैं और रिएक्शन के नतीजे में ये तब्दीली हो गई है, मेरे पास कोई नई चीज़ बन रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल इक्वेशन के जरिए किस तरह से उन्होंने जाहिर किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले बताया सिंबल्स के जरिए उन्होंने जाहिर किया कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिल रही है, तो वो रिएक्शन बता रहे हैं किस किस के दरमियान हो रहा है। और जब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ मिल रही है तो वो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड दे रही है। तो ये देखिए एक केमिकल इक्वेशन से आप आसानी से बता सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो किन किन के दरमियान रहा है, और अगर हो रहा है तो आपके पास रिएक्शन की वजह से क्या तब्दीली आ रही है, क्या नई चीज़ बन रही है। तो ये जो तरीका था कि सिंबल्स की और फार्मूले की मदद से आप बता सको कि कीमियाई तब्दीली किस तरह से जाहिर हो रही है, किस तरह से हो रही है, रिएक्शन किन किन चीज़ों के दरमियान हो रहा है। तो इसका मकसद यही था, किसी भी केमिकल इक्वेशन का बुनियादी मकसद यही है कि इसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स की निशानदेही करना जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन से हम पता कर सकते हैं कि रिएक्शन किन किन चीज़ों के दरमियान हो रहा है, और अगर हो रहा है तो उनके नतीजे में क्या चीज़ बन रही है, क्या चेंज आ रहा है। कहते हैं क्वेश्चन में जो लेफ्ट साइड पे होती है ना, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपस में रिएक्शन कर रही होती हैं। ठीक है, इसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो हमारे पास दाईं तरफ होती है, मतलब राइट साइड पे होती है, ये वो चीज़ होती है जो रिएक्शन होने के बाद हमें मिल रही होती है, इसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। वो कहते हैं केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करने वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड यानी रिएक्टेंट्स को कहाँ पे लिखा जाता है, दाएं तरफ लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, और जो नई चीज़ बन रही होती है उसको कहाँ लिखा जाता है, दाएं तरफ लिखा जाता है। एरो के एक साइड पे आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं, दूसरी साइड पे आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं। तीर के निशान की सिमत ये जाहिर करती है कौन से रिएक्टेंट्स ने केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स को बनाया। कहते हैं तीर से हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं, प्रोडक्ट्स कौन से हैं। जिस तरफ इसका निशान होगा तीर का, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट्स दे रहा होगा, और जो इसकी दूसरी साइड पे होंगे वो क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। तो इस सारे पैसेज में हमने देखा कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन है क्या, ये बेसिकली सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से जो केमिकल तब्दीली आ रही होती है, केमिकल रिएक्शन आ रहे होते हैं, उसको जाहिर किया जाता है। आगे छोटी छोटी डेफिनेशन है कि रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स को कहाँ लिखा जाता है। रिएक्टेंट्स को बाएं साइड पे लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स को दाएं साइड पे लिखा जाता है। तीर के निशान जो हमें बता रहा होता है कि जो जिस साइड पे तीर का निशान होगा वो हमें बताएगा कि रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या चीज़ हमें मिल रही है, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है। अब बात तो ये होगी कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो हमें जाहिर क्या करती है या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। कहते हैं केमिकल इक्वेशन लिखते हुए आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। ये केमिकल इक्वेशन लिखते हुए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कहते हैं सबसे पहले केमिकल चीज़ों इक्वेशन को लिखते हुए इस बात का ख्याल रखें कि ये कानून बकाए मादा के मुताबिक हो, यानी इसमें ना तो कोई एटम नया बने और ना कोई एटम बनाओ।
अच्छा, इस चैप्टर में ना हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक कानून पढ़ा था, कानून बकाए मादा। उसका क्या था कि जितना आपके पास पहले मैस होता है उतना ही मैस बाद में होता है, जितना पहले मादा होता है उतना ही बाद में होता है। मतलब मादा को ना तो आप तोड़ सकते हो ना बना सकते हो, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो वो इसका मतलब है, वो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि कहते हैं क्वेश्चन लिखते हुए आपने देखना है कि जो आपके पास पहले जितनी मादा की मिकदार है उतनी ही बाद में हो, मतलब जितना आपके पास रिएक्टेंट्स का टोटल वजन है, जितने ग्राम है, उतना ही वो बाद में आए। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले एटम्स की तादाद दोनों तरफ लाजमी एक जैसी होनी चाहिए, यानी केमिकल रिएक्शन मुतवाजन होनी चाहिए, कि मतलब जितने एटम्स इधर हिस्सा ले रहे हैं उतने ही इधर लें। फॉर एग्जाम्पल इधर एल्यूमिनियम के कितने हैं, 4। अगर इस फार्मूले में मैं देखूं A2Al2 है, मतलब दो ये दो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो एल्यूमिनियम के 4 है। ऑक्सीजन के कितने हैं, मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, दो ऑक्सीजन के एटम, और इसको दो को तीन के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 बेसिकली ऑक्सीजन के एटम है। और यहाँ पे अगर देखा जाए 2Al2O3 है, ऑक्सीजन के साथ कितना है 3, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, तो 6 ऑक्सीजन है। तो आपके पास जितने रिएक्टेंट्स रिएक्शन से पहले हैं जितने एटम्स, उतने ही एटम्स बाद में होने चाहिए, मतलब जितना मैस पहले है रिएक्शन से उतना ही बाद में होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन लिखे हैं वो किस कानून को फॉलो करे, कानून बकाए मादा। तो पहला तो ध्यान माइंड में ये रखना है कि जितने एटम्स रिएक्शन से पहले आप दे रहे हो, जो रिएक्शन होने के बाद नई चीज बन रही है उसमें एटम्स की तादाद सेम रहे, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम के 4 हैं, बाद में भी 4 ही रहे, ऑक्सीजन के 6 हैं तो बाद में भी 6 ही रहे। पहला पॉइंट तो आपने ये ध्यान में रखना क्वेश्चन लिखते हुए। दूसरा है कि तमाम रिएक्ट करने वाले और बनने वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड को सही फार्मूला से लिखें। कहते हैं जो आप ये लिख रहे हो ना, एल्यूमिनियम है वो ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप जो एल्यूमिनियम है उसका जो सिंबल पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है ना, उसको उसके सही सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करो, ठीक है। इसी तरह से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका फॉर्मूला भी ठीक लिखो, तो सिंबल्स और फॉर्मूलाज क्या होने चाहिए, ठीक लिखे हुए होने चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, केमिकल इक्वेशन को रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स और इन दोनों के दरमियान मोल निस्बत का ठीक तयन करना चाहिए। इसका मतलब है वो कहते हैं आपको क्लियरली बताना है कि कितने मोल्स आपने एल्यूमिनियम के लिए, कितने आपने ऑक्सीजन के लिए और कितने प्रोडक्ट्स बने, आपको मोल्स बताने हैं। जैसे इसमें हमने कितने लिए हैं एल्यूमिनियम के 4, इसमें 3, प्रोडक्ट के कितने बन रहे हैं 2, तो आपने मोल्स के बारे में बताना है, ठीक है, मोल्स निस्बत का बारे में बताना है। ये हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, मोल्स निस्बत क्या होती है। कहते हैं केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन की सिमत का तयन करना लाजमी है। कहते हैं एरो की मदद से आप बताओगे कि यहाँ पे ये चीजें रिएक्ट करके आपको ये प्रोडक्ट बता रही हैं, दे रही हैं, तो आप एरो का निशान लगाओगे, ठीक है। पांचवा कहते हैं आमतौर पर केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल हालत के मुतालिक भी बताया जाता है। मतलब क्या है इसका, कहते हैं अगर केमिकल इक्वेशन आपके पास गिवन है तो आप उसमें बताते हो ये जो आप रिएक्शन करवा रहे हो इसमें कौन सी चीज किस हालत में है। कहते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, इसका साथ छोटा सा लिखा जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस हालत में होती है। ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये गैसियस हालत में है, मतलब ये गैस होगी। और जो प्रोडक्ट आएगा जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या होगा, सॉलिड। तो ये जो छोटा सा हमारे पास होता है सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है ये छोटा सा करके आप साइड पे लिखते हो, राइट साइड पे, ये मैं बता रहा होता है कि इसकी हालत किस हालत में हम इन चीज़ों को ले रहे हैं। वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास आमतौर पर रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल हालत के बारे में बताया जाता है। मतलब ठोस के लिए आप क्या कर लिख देते हो, साथ में छोटा सा एस लिख देते हो, गैस के लिए जी लिख देते हो, मतलब लिक्विड के लिए आप एक्वस AQ लिख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो जो उसकी फिजिकल हालत के बारे में बताएंगी, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि आप केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए किन निकात का कह लें कि ध्यान रखते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको आप गौर करते हो, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कहते हैं ऊपर दिए गए निकात के मुताबिक केमिकल इक्वेशन सिर्फ इस वक्त लिखी जा सकती है जब अमली तजर्बात से इन निकात के तमाम मालूमात का इल्म हो। कहते हैं इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान में रखा जाएगा तब आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे। कहते हैं मिसाल के तौर पर ये मालूम करना कि कौन सी अशिया नहीं बन रही है, क्योंकि रिएक्शन में हिस्सा लेने वाली अशिया के मुतालिक आमतौर पर इल्म होता है, इनके ठीक फार्मूलाज क्या हैं। कहते हैं हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें मिलकर आपको क्या चीज़ देगी, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ जो है वो आपके पास बन रही है, क्योंकि हम लोग जिनका रिएक्शन करवा रहे होते हैं उनका तो हमें पता होता है, लेकिन जो चीज़ बन के आ रही होती है, प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा होता है, उसका नहीं हमें पता होता। कहते हैं उसका हमें पता होना चाहिए, उसका ठीक फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, मुझे अगर मुझे सिंबल का पता है, मुझे एल्यूमिनियम के सिंबल का भी पता है, ऑक्सीजन के सिंबल का भी पता है, मैं इनको रिएक्शन करवा दूंगी, ये तो मैं दे रही हूँ, इनका पता होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट आएगा ना मुझे उसका एग्जैक्ट फार्मूला पता होना चाहिए,
ठीक है, अगर मुझे उसका एग्जैक्ट फार्मूला पता होगा तब इक्वेशन लिख सकती हूँ, वरना नहीं लिख सकती। इन तमाम बातों को मालूम करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप ऊपर दिए गए निकात के मुताबिक इक्वेशन लिख सकें। मतलब आपने इन सारों पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, फिर इक्वेशन लिख सकते हैं। कहते हैं इनको ध्यान में रखते हुए जैसे आप ये सिंपल सी इक्वेशन लिख सकते हैं कि जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, आपके पास जिंक सल्फेट बना रहा है और साथ में ऑक्सीजन बना रहा है। साथ में ये देखिए मुझे इसमें क्या है, आपके पास पहली बात के आप कह लें कि इनके मैसेज नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। जिंक का पहले एक है तो बाद में भी एक है, हाइड्रोजन के पहले 2 हैं तो बाद में भी 2 हैं, सल्फर का एक है, ऑक्सीजन के 4 हैं, तो एटम्स की तादाद सेम होनी चाहिए। आप इनकी फिजिकल हालत को भी बता सकते हैं, इनके मोल्स भी आपने उसका भी ध्यान रखना है, इसका एक मोल है इसका भी एक मोल है, दोनों के एक एक मोल बन रहे हैं प्रोडक्ट्स के भी। इसके अलावा आपके पास ये जो एरो है वो आपको बताएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए जैसे आपने ये एक क्वेश्चन लिखी, ठीक है। कहते हैं इस मुतवाजन केमिकल इक्वेशन को इस तरह पढ़ेंगे, कहते हैं इसको पढ़ेंगे किस तरह से कि एक जिंक था वो ठोस हालत में था, उसको सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड मतलब लिक्विड फॉर्म में था माया की हालत में, इसको इसके अंदर हल किया तो आपके पास बना क्या, जिंक सल्फेट जो है ना वो ठोस हालत में आपको मिलना शुरू हो गया और साथ में वहां से ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन गैस है ना वो बाहर निकलना शुरू हो गई। कहते हैं इसको पढ़ेंगे कैसे, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के आपस में रिएक्शन से क्या क्या चीजें बन रही हैं, जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। कि आपके पास ये ठोस हालत में था, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किया, आपके पास जिंक सल्फेट बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में और साथ में वहां से गैस निकलती हुई आपको नजर आएगी। केमिकल इक्वेशन ने मजीद ये भी बताया कि एक मोल, इससे अलावा इससे क्या पता हमें चल रहा है कि जिंक का भी एक मोल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का भी एक मोल लिया। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे थे तो जिंक सल्फेट का भी एक मोल बना, हाइड्रोजन गैस का भी, और साथ साथ इसकी फिजिकल स्टेट भी बता रहे हैं। कहते हैं ये भी हमें बता रही है कि एक मोल जिंक, अच्छा जो मैंने अभी बात की वो इसी को स्टेटमेंट में लिख रहा है कि एक मोल जिंक और एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से आपके पास क्या बनना है, एक मोल जिंक सल्फेट और एक मोल हाइड्रोजन गैस बनी है। यानी इस सेक्शन में लेने वाले और नए बनने वाले एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के दरमियान मोलर निस्बत की, मासेस की निस्बत क्या है, ठीक है। कि एक एक मोल्स हमें बता रहे हैं कि हम कितना उनकी अमाउंट ले रहे हैं, वो उसकी मोलर निस्बत बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं बाज का ये हमारे पास है रिएक्शंस में बता रहे हैं कि आपने इन दो चीज़ों को मिलाया और प्रोडक्ट से बन गए। ये एक ही तरफ रिएक्शन बता रहा है कि ये रिएक्शन आपने पहले इन दो के दरमियान करवाया, प्रोडक्ट ये मिल गया। कहते हैं समटाइम ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चल रहा हो रिएक्शन। कहते हैं बाज का केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं कि इसमें वक्त गुजरने के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं ना वो दोबारा से रिएक्टर्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा होता है, दोनों सिम्टोम में वकूफ पजीर हो रहा होता है। इस तरह के केमिकल रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। अच्छा ये लहदा से ना शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि हमारे पास कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स मिलकर आपको प्रोडक्ट्स देते हैं लेकिन कुछ देर बाद प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा से रिएक्टर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे कहते हैं ये देखें नाइट्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन गैस के साथ मिलती है तो अमोनिया बना देती है, ठीक है। अब ये देखें एरो दोनों साइड पे, इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलेगी आपको अमोनिया देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भी हो सकता है कि अमोनिया वापस दोबारा से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस में चेंज हो जाए। तो ये दोनों तरफ रिएक्शन हो सकता है, ये दोनों इस तरफ भी जा सकते हैं, अमोनिया भी दे सकते हैं, अमोनिया दोबारा से आपको हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी दे सकती है। तो जहां पे भी इस तरह का एरो होगा, मगर डबल एरो होगा, इसका मतलब है वो रिएक्शन आगे भी जाएगा और रिएक्शन पीछे भी जा सकता है। इसको कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है वापिस की तरफ भी आ सकता है, ठीक है, रिवर्स सिचुएशन में भी आ सकता है। यदि केमिकल रिएक्शन दोनों तरफ इस तरफ वकूफ पजीर होने को इस निशान से जाहिर करते हैं। कहते हैं अगर रिवर्सिबल हो मतलब वो रिएक्शन प्रोडक्ट दे रहा हो, प्रोडक्ट भी आपको दोबारा रिएक्टेंट दे रहा हो, तो इसको इस तरह से जाहिर किया जा सकता है। कहते हैं इसके अलावा एक और सिंपल सी हमारे पास एग्जाम्पल है, कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड्स है। कहते हैं ये दोनों आयनिक कंपाउंड है, हम लोग इस केमिस्ट्री में ऑलरेडी बार बार पढ़ चुके हैं। आयनिक कंपाउंड जिनमें क्या लेंगे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो नहीं है, ट्रांसफर हो रहा होता है, एक के ऊपर प्लस चार्ज होता है एक के ऊपर माइनस चार्ज होता है। आयनिक बॉन्ड्स होते हैं और ये पानी में हल हो जाते हैं। कहते हैं दो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, आपने किस किस के दरमियान लिए, एक तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड है, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करवाया। जब इन दो कंपाउंड्स को पानी में मिलाया जाता है तो रिएक्शन करके प्रोडक्ट से देते हैं। जब इनको पानी में हल करके मिलाया जाता है ना तो ये आपके पास इस तरह से रिएक्शन दे देते हैं। एक तो सिल्वर क्लोराइड आ जाता है, सोडियम अलहदा हो जाता है, नाइट्रेट अलहदा हो जाता है, ये पानी में हल होने पे है, ठीक है। कहते हैं जो सिल्वर क्लोराइड आपके पास आ जाएगा ना, ये इन दोनों को पानी में हल करके आपस में मिलाया तो ये रिएक्शन आया। कहते हैं जब ये रिएक्शन आता है, जो सिल्वर क्लोराइड होता है ना, ये हमारे पास पानी में हल नहीं होता, तो ये बॉटम पे बैठना शुरू हो जाता है, ये जमीन के ऊपर ना बैठना कह लें कि जो आपने बिकर में पानी के अंदर इन दोनों को हल किया होता है ना, ये बिकर में नीचे बैठना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेट की शक्ल में सोल्यूशन से बाहर निकाल दिया जाता है, मतलब वो नीचे बैठ जाता है सॉलिड फॉर्म में, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं।
जैसे ये देखें, ये बता रहे हैं कि NaCl को पानी में हल किया तो NaCl अलग हो गए हैं, और सिल्वर नाइट्रेट को पानी में हल किया तो ये अलग। जब इन दोनों को मिक्स किया है तो हमारे पास जो सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा वो क्या होगा, वो जमीन पे बैठना शुरू हो जाएगा, बाकी आयंस की फॉर्म में इस तरह से हो जाएंगे। ये जो जमीन पे बैठ जाता है ना बच्चे, इसको बाद में बाहर निकाल लिया जाता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आपके पास इस तरह का भी रिएक्शन हो सकता है। इस सारे में अब आपने याद क्या करना है, इसमें बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि केमिकल क्वेश्चन लिखते हुए आप किन निकात का कह लें कि ख्याल रखते हैं। ये 5 निकात लिखेंगे और साथ में इसके ये वाली क्वेश्चन जाहिर कर सकते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये दिस वन, ये मैंने हाईलाइट भी की हुई है, ठीक है। सादा क्वेश्चन आपके पास ये वाली है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इस टॉपिक के अंदर से, कि केमिकल इक्वेशन है क्या। ये केमिकल इक्वेशन बेसिकली सिंबल्स और फार्मूलाज की मदद से आप केमिकल तब्दीली को जाहिर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें रिएक्टेंट्स कहाँ पे लिखे जाते हैं, ये जो अगले वाला ग्रीन वाला पैसेज है ये बेसिकली एमसीक्यूज के लिए है, कि जो रिएक्टेंट्स है उनको लेफ्ट साइड पे लिखा जाता है, मतलब बाएं साइड पे, और प्रोडक्ट्स को आप दाएं साइड पे लिखते हो। एरो का निशान आपको बता रहा होता है कि किस तरफ से रिएक्शन चल रहा है, तो ये एमसीक्यूज के लिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन है अलग से, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा बन रहा है, रिवर्सिबल का बन रहा है, कि रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। रिवर्सिबल शॉर्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये यहाँ से लेके आप इसको किससे जाहिर कर सकते हो यहाँ तक। तो ये इसके अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। अब अगर एक्सरसाइज में देखें किस तरह से पूछा हुआ है वो देखते हैं। ये देखें, तफसीली सवाल में पहला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले किन शराइत का पूरा होना जरूरी है। तो ये बेसिकली उन 5 निकात को आपने मद्देनजर रखना है तो आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।